नमस्ते, मैं डॉक्टर राधा माली, घंटी आधारित शिक्षिका, अर्थशास्त्र विभाग, जयलन कॉलेज चकधरपुर, कोल्हान विश्वविद्यालय से। आज का ये वीडियो यूजी सेमेस्टर 3 इकोनॉमिक्स के विद्यार्थियों के लिए है। पब्लिक फाइनेंस पेपर से रिलेटेड है। आज के इस वीडियो में हम लोग करारोपण के सिद्धांतों के बारे में बात करेंगे। इससे पहले के वीडियो में हम लोगों ने आडम स्मिथ के करारोपण के सिद्धांत के बारे में बात की। आज इस वीडियो में हम लोग करारोपण से संबंधित दूसरे सिद्धांतों के बारे में बात करते हैं। तो हम लोग यहाँ देखेंगे कि बेस्टेबल तथा अन्य अर्थशास्त्रियों ने करारोपण के दूसरे सिद्धांत भी दिए हैं। बेस्टेबल ने करारोपण के दूसरे सिद्धांतों के अंतर्गत जो सबसे पहले जिस सिद्धांत को उन्होंने बताया है वो है उत्पादकता का सिद्धांत। बेस्टेबल का मानना है कि जो भी कर है वो उत्पादक होना चाहिए। उत्पादक का मतलब क्या है? सरकार को कार्यों के संचालन के लिए आय की आवश्यकता पड़ती है, तो कर के माध्यम से सरकार को इतनी आमदनी जरूर होनी चाहिए कि वो अपने कार्यों का संचालन कर सके। कर के माध्यम से इतनी धन की क्या बोलेंगे कि इतना धन जरूर जमा होना चाहिए, धन की मात्रा इतनी जरूर होनी चाहिए कि सरकार जो है वो अपने कार्यों को कर सके। जैसे हम लोग देखेंगे बेस्टेबल का क्या कहना है। बेस्टेबल ने कहा है कि राजस्व व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य राज्य के खर्चों के लिए आय प्राप्त करना होता है, अतः वित्त मंत्री स्वभावतः ही कर द्वारा प्राप्त होने वाले रकम से ही उसके गुणों का अनुमान लगाता है। तो वित्त मंत्री ये अनुमान लगा लेता है कि उसे कर के माध्यम से कितनी आय प्राप्त होने वाली है और इससे वे किन किन कार्यों का संचालन कर सकेंगे। अब हम लोग यहाँ देखते हैं कि उत्पादकता सिद्धांत के अंतर्गत जो बेस्टेबल का कहना है, उन्होंने ये माना है कि कर प्रणाली जो है वो अल्पकालीन या दीर्घकालीन दोनों ही दृष्टि से ऐसी होनी चाहिए कि उत्पादन, आय एवं रोजगार पर वो किसी भी तरह का बुरा प्रभाव ना डाले, उत्पादन एवं आय एवं रोजगार को हतोत्साहित ना करे, बल्कि उत्पादन में वो अच्छा इफेक्ट डाले और उत्पादन में वृद्धि करे। तो इस तरह से एक अच्छी कर के लिए जो सिद्धांत है वो है कि वो उत्पादक होना चाहिए, जो बेस्टेबल का कहना था। आगे हम लोग दूसरा सिद्धांत देखेंगे करारोपण का। तो करारोपण का दूसरा सिद्धांत है लोच का सिद्धांत। यह सिद्धांत कहता है कि कर जो है उसमें लोचशीलता का गुण होना चाहिए। लोचशीलता का मतलब है कि ज़रूरत के आधार पर करों में कमी बेसी की जा सके। जैसे कभी कभी राष्ट्र के लिए आपातकालीन स्थिति आ जाती है, युद्ध, महामारी, बाढ़, सूखा, इस तरह की स्थिति आ जाती है, तो अगर कर में लोचशीलता का गुण है, आवश्यकता अनुसार कर की दर को बढ़ाया या घटाया जा सकता है, तो इस तरह की आपातकालीन स्थिति में सरकार जो है वो कर की दर को बढ़ा सकती है। कर की दर को बढ़ाने के बाद में उसे ज़्यादा आय की प्राप्ति हो जाएगी। ऐसे ही कभी कभी ऐसा मंदी की स्थिति हो जाती है जब सरकार को कई करों में छूट देने की आवश्यकता पड़ती है, करों की दर को कम करने की ज़रूरत पड़ती है, तो अगर कर में लोचशीलता का गुण पाया जाएगा तो कर की दर को कम भी किया जा सकता है। तो इस प्रकार बेस्टेबल का मानना है कि कर जो है उसमें लोचशीलता का गुण होना चाहिए और उसको आवश्यकता पड़ने पर कर की दर में वृद्धि की जानी चाहिए या उसमें कमी की जानी चाहिए, यानी कि आवश्यकता अनुसार कर की दर को एडजस्ट किया जाना चाहिए। तो ये गुण उसमें होना चाहिए। नेक्स्ट हम लोग कर के सिद्धांत के बारे में अगर बात करेंगे तो वो है विविधता का सिद्धांत। विविधता का सिद्धांत कहता है कि कर जो है वो अलग अलग ढंग से लगाने चाहिए। जैसे विविधता का सिद्धांत के अंतर्गत हम लोग देखेंगे एक कर प्रणाली और बहु कर प्रणाली। अगर एक कर प्रणाली होती है तो सरकार जो है वो एक ही तरह का कर लगाती है, एक ही प्रकार का कर लगाएगी, एक ही बार लगाएगी। लेकिन एक कर प्रणाली के भी कुछ दोष होते हैं। जैसे हम लोग यहाँ बात कर सकते हैं कि सरकार को जितनी आय चाहिए, जितनी आमदनी चाहिए, हो सकता है एक कर प्रणाली के माध्यम से उतनी राशि जमा न होने पाए, या ऐसा भी हो सकता है कि अगर सरकार एक कर प्रणाली अपनाती है तो इसके द्वारा समाज के विभिन्न वर्गों तक ना पहुंचा जा सके। फिर एक कर प्रणाली ही अगर लगता है तो उसको कलेक्ट करना भी खर्चीला होता है, कठिन हो जाता है, और इसमें हम लोग देखते हैं कि करों की चोरी की भी बहुत अधिक संभावना हो जाती है। तो इस तरह
एक कर प्रणाली जो है वो सफिशिएंट इनकम सरकार को नहीं दे सकती है। तो इसलिए विविधता का सिद्धांत कहता है कि सरकार को जो है वो अलग अलग तरह के कर लगाने चाहिए, जैसा प्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर, इस तरह से उसको कॉम्बिनेशन उनको मिला जुला रूप लेना चाहिए, जिसमें एक कर प्रणाली भी हो और बहु कर प्रणाली भी हो। इस तरह से उनको लेना चाहिए ताकि समाज के सभी वर्गों तक पहुंचा जा सके और कर की जो है वो अधिक राशि कलेक्ट हो सके। लेकिन यहाँ एक ध्यान देने वाली बात ये भी है कि अगर करों में बहुत ज़्यादा विविधता ला दी जाए और बहुत अलग अलग ढंग से कर को कलेक्ट किया जाए तो इससे दो चीज़ों की हानि हो सकती है। पहला तो जैसा मितव्ययता का सिद्धांत हम लोगों ने देखा है, मितव्ययता का सिद्धांत कहता है कि लोगों के पॉकेट से जितने पैसे निकले सरकार के खजाने में भी उतना ही पहुँचे, लेकिन अगर उसको कलेक्ट करने में सरकार ज़्यादा खर्च करती है तो लोगों से वो जितना कर लेती है उतना उसके खजाने तक नहीं पहुँच पाता है, तो बहुत ज़्यादा वेस्टेज ऑफ मनी हो जाता है। तो अगर बहु कर प्रणाली बहुत ज़्यादा अपनाई जाए, करों में बहुत अधिक विविधता होगी, तो इससे परेशानी क्या होगी कि उन करों को कलेक्ट करने के लिए अधिक परिश्रम करना पड़ेगा, अधिक मेहनत लगेगा, अधिक खर्च करना पड़ेगा और ये मितव्ययता के सिद्धांत के विरुद्ध हो जाएगा। इसी तरह अगर बहुत ज़्यादा विविधता के रूप में कर लगाया जाता है तो इस तरह के कर जो है वो उत्पादक भी नहीं हो सकते हैं, वो आय, उत्पादन और रोजगार पर बुरा प्रभाव भी डाल सकते हैं। दूसरा, अगर सरकार थोड़ी थोड़ी मात्रा में कर लगाती है और बहुत ज़्यादा प्रकार के कर लगाती है तो उसे बहुत जगहों से थोड़ा थोड़ा कर का राशि कलेक्ट करना पड़ेगा और वो कर की राशि का जो अमाउंट रहेगा वो भी बहुत कम रहेगा। तो इस तरह बहु कर प्रणाली को भी अगर अप्लाई करना है तो उसको भी ध्यान दे के सतर्कता के साथ में करना है। तो सरकार विविधता का सिद्धांत कहता है कि जब भी सरकार कर लगाए तो वो एक प्रणाली और बहु कर प्रणाली, इस तरह से अलग अलग करों का एक कॉम्बिनेशन, एक संयोग को वो चुने और जिसमें से ज़्यादा कर जमा हो सके वैसा प्रयास करें। जैसे हम लोग देखेंगे कि यहाँ विविधता के सिद्धांत के अंतर्गत डाल्टन का क्या कहना है। डाल्टन कहते हैं कि यदि बहुत अधिक मात्रा में कर लगाए जाए तो प्रशासनिक व्यवस्था की कार्यकुशलता कम हो जाएगी, अतः प्रशासन की कार्यकुशलता बनाए रखने के लिए यह आवश्यक है कि कर सीमित मात्रा में लगाया जाए। तो डाल्टन ने भी यही कहा है कि अगर बहुत ज़्यादा सरकार जो है वो अधिक मात्रा में कर लगाती है तो उसकी प्रशासनिक कार्यकुशलता कम हो जा सकती है और जिसके माध्यम से टैक्स का कलेक्शन भी कम हो सकता है। इसीलिए उसको अपनी कार्यकुशलता को बनाए रखने के लिए ये ज़रूरी है कि वो सीमित मात्रा में कर को लगाए। तो इस प्रकार हम लोग निष्कर्ष के रूप में ये कह सकते हैं कि एक अच्छी कर पद्धति यानी कि विविध कर प्रणाली के अंतर्गत क्या होगा, वो बहु कराधान के सिद्धांतों पर आधारित होना चाहिए, लेकिन इस बीच में इतना ध्यान देना चाहिए कि वो मितव्ययता और उत्पादकता सिद्धांत के विरुद्ध ना हो। आगे हम लोग देखते हैं, आगे जो हमारा सिद्धांत है वो है सरलता का सिद्धांत। ये सिद्धांत कहता है कि कर प्रणाली जो है वो सरल होनी चाहिए। सरल होने का मतलब क्या है कि कर का उद्देश्य, उसकी प्रकृति, उसके भुगतान करने का समय, कर निर्धारण का तरीका, उसका आधार, ये सारी चीज़ें जो है वो सरल होनी चाहिए। करदाता को भी ये इजीली समझ में आना चाहिए कि वो कितना कर दे रहा है, किस उद्देश्य से दे रहा है, कब उसको देना है, ये सारी बातें उसको क्लियर होनी चाहिए। तो अगर करदाता को टैक्स के बारे में इजीली वो समझ जाता है, सरलता से समझ जाता है, तो उसे टैक्स का भुगतान करने में कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन अगर कर प्रणाली को बहुत ज़्यादा जटिल बना दिया जाता है और वो समझ ही नहीं सकेगा तो फिर वो टैक्स भी पे नहीं करेगा और वो साइड हो जाएगा, तटस्थ हो जाएगा या करों की चोरी करने लगेगा। तो इस तरह से कर का सरलता का सिद्धांत कहता है कि कर जो है वो सरल होना चाहिए, व्यक्तियों को समझ में आना चाहिए और लोगों को भुगतान करने में भी आसानी होनी चाहिए। ये बात यहाँ कही गई है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि वांछनीयता का सिद्धांत क्या कहता है। वांछनीयता का सिद्धांत कहता है कि कर जो है वो वांछनीय होना चाहिए। कब कोई भी कर जब सरकार लगाती है तो सरकार को ये ध्यान देना चाहिए कि वो कर लगाना ज़रूरी है या नहीं। अगर वो कर लगाना वांछनीय नहीं है तो उसको अवॉइड करना चाहिए, वो कर को नहीं लगाना चाहिए। लेकिन अगर उसको लगता है कि ये कर लगाना वांछनीय है, ज़रूरी है
और सरकार को भी आय की प्राप्ति होगी और दूसरे साइड लोगों को भी उससे अधिक हानि नहीं पहुंचेगी, क्षति नहीं पहुंचेगी। तो इस तरह से कोई भी कर को जब लगाया जाता है तो कर लगाने से पहले एक बार उसकी वांछनीयता और अवांछनीयता को जरूर जांच लेना चाहिए। अगर वो लगता है कि ये कर लगाना सही है, समाज के हित में है, देश के हित में है, वांछनीय है, तो ही वो कर को लगाना चाहिए, नहीं तो उस कर को नहीं लगाना चाहिए। अगला जो हम लोग कर के सिद्धांत के बारे में बात करेंगे वो है समन्वय का सिद्धांत। समन्वय का सिद्धांत कहता है कि जब सरकार अलग अलग कर लगाती है, टैक्स लगाती है, तो उनमें आपस में समन्वय होना चाहिए, आपस में तालमेल होना चाहिए। क्योंकि जब हम लोग टैक्स चैप्टर को और आगे हम लोग स्टडी करेंगे तो हम लोग देखेंगे कि बहुत तरह के टैक्स होते हैं। कुछ कर जो है वो केंद्र सरकार लगाती है, कुछ कर राज्य सरकार लगाती है और कुछ कर स्थानीय सरकार लगाती है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि व्यक्ति एक ही चीज़ के लिए एक बार केंद्र सरकार को कर दे, एक बार राज्य सरकार को, एक बार स्थानीय सरकार को, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपस में समन्वय होना चाहिए, तालमेल होना चाहिए कि व्यक्ति को एक ही चीज़ के लिए 2-3 बार कर देना पड़े, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो सरकार को आपस में ये बंटवारा कर लेना चाहिए कि किन किन चीज़ों का कर केंद्र सरकार लेगी और किन किन चीज़ों का कर राज्य सरकार लेगी। और इस तरह से उसमें समन्वय, कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, आपस में तालमेल होना चाहिए ताकि व्यक्तियों के ऊपर में ज़्यादा कर का जो बोझ है वो ना पड़े। तो ये हमारा समन्वय का सिद्धांत कहता है। तो इस तरह से हम लोगों ने कर के कुछ अन्य सिद्धांतों के बारे में आज चर्चा किया। हम लोगों ने बहुत ही संक्षिप्त चर्चा की है। आप लोग और किताब पढ़िए, आप स्टडी करिए, आप इसको और अच्छे से समझ पाएंगे और अच्छे से कर पाएंगे। तो आज के वीडियो में हम लोगों ने सीखा कि आडम स्मिथ के अतिरिक्त बेस्टेबल तथा अन्य अर्थशास्त्रियों ने कर से संबंधित और कौन कौन से सिद्धांत दिए हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको इस वीडियो के माध्यम से कर के सिद्धांतों के बारे में ज़रूर स्पष्ट समझ विकसित हुई होगी। तो आज के इस वीडियो के लिए इतना ही। अगले वीडियो में मैं फिर आऊँगी, तब तक के लिए धन्यवाद।